हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 10th की साइंस की क्लास में आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बच्चों 6 चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। हम इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन को जानेंगे, अभिक्रिया की विशेषता, अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, अभिक्रिया के प्रकार समझेंगे, उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक विष, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले परिवर्तन। बच्चों पदार्थ के गुणों में बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के आधार पर पदार्थ में होने वाले कुछ बदलाव, चेंज, इसके आधार पर इन परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। तो जो पदार्थ है, इसे समझने के लिए हम आसानी समझ सकते हैं इस तरह से कि पदार्थ है, इसे कितने भागों में बांटा गया बच्चों? इसमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर, पदार्थ में, उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भौतिक, पदार्थ में जो परिवर्तन पाया जाता है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक। बच्चों वैसे तो तुमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में इससे पहले भी कई क्लासों में पढ़ा होगा, 8th 9th, इनमें आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, पर एक बार फिर थोड़ा विस्तार से इस क्लास में पढ़ते हैं हम। बच्चों पदार्थ में कुछ परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पहले हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ के बाहरी गुणों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बाहरी गुण यानी उनका आकार, उनका रंग, उनका घनत्व, उनकी ताप दाब, इनमें होने वाला परिवर्तन क्या, कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ के बाहरी गुणों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बाहरी गुण जैसे रंग, आकार, आयतन, घनत्व आदि, इनमें जो परिवर्तन आता है वो कौन सा क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ के बाहरी रूप में जो परिवर्तन आता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ के मतलब अंदर के जो गुण होते हैं, आंतरिक गुण होते हैं, वो बदलते नहीं है, उसके बाहरी गुण बदलते हैं। तो इसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नया पदार्थ है वो नहीं बनता है। पदार्थ है वही रहता है, उसके बाहरी गुण बदल जाते हैं लेकिन आंतरिक गुण नहीं बदलते हैं। ठीक है, दूसरा ये। अब इसके अलावा बच्चों भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के बाहर के गुण बदलते हैं। ठीक है, यानी अंदर के गुण नहीं बदलते। तो ये परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है, यानी स्थायी नहीं होता। ये परिवर्तन क्या होता है बच्चों? अस्थायी होता है। जैसे अब भौतिक परिवर्तन को आप लोग एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हो। उदाहरण, कागज का फटना, बल्ब का जलना, कागज का फटना, बल्ब का जलना, लकड़ी का कटना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के अंदर के गुणों में कोई चेंज नहीं आता है, पदार्थ के बाहर के गुण ही बदलते हैं। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों भौतिक परिवर्तन से तुमने ये समझा कि पदार्थ कोई भी उसके बाहर के गुण बदले, अंदर कोई बदलाव ना हो, मतलब उससे नया पदार्थ ना बने, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्या होता है? ये अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कागज का फटना, अब कागज को आप फाड़ोगे तो उसका आकार बदल जाएगा, बड़े से छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर के गुण थोड़ी बदलेंगे, कागज तो कागज ही रहेगा।
लकड़ी को काट देते हैं हम, लकड़ी के कटने से क्या होता है, लकड़ी का हिस्सा अलग हो जाता है, उसका भाग छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी, उसमें थोड़ी कोई चेंज आया है, उसके अंदर के गुणों में थोड़ी चेंज आया है। बल्ब का जलना, बल्ब का हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो वही लाइट जलती है, कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें पदार्थ के बाहरी गुण बदलते हैं। लेकिन जब पदार्थ के अंदर के गुण बदलते हैं, जब पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब पदार्थ के अंदर के गुणों में चेंज होता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, नए पदार्थ का, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों ये परिवर्तन स्थायी होता है। एक बार यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी उसके अंदर के गुणों में परिवर्तन हुआ, तो नया पदार्थ बनेगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उससे आप पहले जैसा पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी। ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है बच्चों, ये स्थायी परिवर्तन होता है। एक बार हो जाता है तो उससे पहले वाला पदार्थ दोबारा नहीं प्राप्त होता। बच्चों इसमें एग्जांपल देखें तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, मेहंदी होती है ना, मेहंदी का रचना, मेहंदी रचती है, जो रंग बदलती है वो भी रासायनिक में आता है। सेब का कटने पर सेब को जब हम काटते हैं, एप्पल को हम जब काटते हैं तो उसका रंग थोड़ी देर में ही क्या हो जाता है, एक रेड ब्राउन सा हो जाता है व्हाइट से, और एक बार ये कलर चेंज होने के बाद पहले जैसा कलर नहीं आता, तो ये परिवर्तन भी क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना, लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, सेब का कटना, ये सारा परिवर्तन ही क्या है, ये सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अंदर के गुण बदलते हैं। और बच्चों जो नया पदार्थ बना है वो स्थायी है, अब आप पहले जैसा पदार्थ नहीं बना सकते। मान लो आपने दूध से दही बना दिया, तो अब क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हो, आप नहीं बना सकते ना। लकड़ी के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, हम अब दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या लकड़ी बना सकते हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब वो परिवर्तन जो स्थायी होता है, जिससे अंदर के गुणों में बदलाव आता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जिसमें पदार्थ के सिर्फ बाहर के गुण बदलते हैं, अंदर के गुणों में कोई चेंज नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों ये तो हमने पढ़े परिवर्तन, ये तो हमने क्या पढ़ा, परिवर्तन। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, देखना। जैसे बर्फ होती है, बर्फ है, ठीक है, मान लो पहले हम जल से लेते हैं, हमने पानी लिया, ठीक है, पानी को हमने जमाया, तो इससे क्या बन गई, बर्फ। अब इसको हमने क्या किया, पानी को हमने गर्म किया, ठंडा किया, तो क्या बन गई, बर्फ। और बर्फ को हमने जब गर्म किया तो क्या बनी, वाष्प, ठीक है। अब वाष्प को हमने पुनः ठंडा किया तो क्या किसका निर्माण हुआ, जैसे कि इस अभिक्रिया को दोबारा देखो, इस तरफ हम रखते हैं बर्फ और इस तरफ जल, ठीक है, बर्फ है, ठीक है, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे हमने टेम्परेचर बहुत लो कर दिया तो वो जम गई, ठीक है। लेकिन अब जब हमने नॉर्मल तापमान पे रखा तो वो पिघल गई, जल में बदल गई, और इसको हमने गर्म करा तो क्या बन गई, वाष्प। अब वाष्प को यदि हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, जल, और इसको और ठंडा, और हमने ठंडा किया तो फिर इससे क्या बन गया, बर्फ। तो आपने देखा बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से वापस जल, और जल से वापस बर्फ। ये जो प्रक्रिया हुई उसमें जल क्या बदला है, जल तो जल ही रहा है,
इसके बाहर का आकार बदल गया, कभी ठोस, कभी द्रव और कभी गैस, अलग अलग रूप में आ गया, लेकिन अंदर के गुण तो नहीं बदले, अंदर के गुणों में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, हमने अभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को देखा। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये देखते हैं। जब किसी तत्व को उनकी गुणसूत्रों और उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है, एक आसान तरीके से लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे? जैसे देखो, मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं। जब कार्बन की क्रिया मैंने ऑक्सीजन से करवाई, किससे करवाई? कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से, तो क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड। बच्चों, इसे मैं इस तरह से लिखूं, इस अभिक्रिया को मैं इस तरह से लिखूं, तो हर अभिक्रिया को ऐसे लिखना कठिन है। यदि मैं हर अभिक्रिया को इस तरह से लिखूं, इस तरीके से लिखूं, तो ये कठिन हो जाता है, क्योंकि कई अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। उन्हें इस तरह से लिखने में टाइम भी ज्यादा लगता है और मुश्किल भी होता है। तो हम इसे सीधी तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। कार्बन, इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ा, क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो तत्वों को, ये जो हम C और O लिख रहे हैं, ये इनके प्रतीक ही हैं। तो तत्वों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के आधार पर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें हम अभिकारक और उत्पाद को लिखते हैं। अब बच्चों, बात ये आती है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो सबसे पहले, जब हम किसी अभिक्रिया में कोई तत्व लेते हैं जिनके बीच में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, हमें मान लो कोई भी तत्व के बीच में क्रिया करवानी है, तो जब हम वो तत्व लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं। इनको क्रियाकारक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दूसरा नाम इनका क्रियाकारक भी है। जब हम किसी तत्व में क्रिया कराते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इनकी क्रिया से जो बनता है, इनकी अभिकारकों की क्रिया से जो बनता है पदार्थ, उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। उसे क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। कि अभिकारकों की जब क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाते हैं? तीर का। ध्यान रखना, जब जिन पदार्थों की क्रिया कराई जाती है उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और उनकी क्रिया से बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिकारकों को बाईं तरफ लिखते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? बायां, और ये वाला दायां। तो अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है, उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, ये तुम्हें ये तो समझ में आया ना। और इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। अब बच्चों, हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, ये तो तुमने समझ लिया, कोई भी तत्व को, पदार्थ को उसके प्रतीक और गुण अणुसूत्रों से लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम इसको चरणों में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की चरण। तो बच्चों, पहले तो देखो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो जिनमें हमें क्रिया करवानी है वो होते हैं अभिकारक। जो जिनसे हम क्रिया करवाते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। और उनसे बनने वाले होते हैं उत्पाद। उनसे बनने वाले क्या होते हैं? उत्पाद। और बीच में हम किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। जैसे हमने ये अभिक्रिया करवाई C+O2 CO2, तो ये वाले क्या है? अभिकारक, ये है उत्पाद, बीच में है तीर का निशान। ठीक है, दो या दो से अधिक जब अभिकारक होते हैं ना बच्चों, दो या दो से अधिक अभिकारक है, आप उनमें के बीच में क्रिया करवा रहे हो। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक के बीच में किसका निशान लगाते हैं बच्चों? प्लस का। ध्यान रखना, आपने देखा मैंने C की क्रिया O2 से करवाई तो मैंने किसका निशान लगाया? प्लस का। तो जब हम दो, ये तो दो हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं
अभिकारक, उनकी जब क्रिया कराते हैं तो हम बीच में किसका निशान लगाते हैं बच्चों? प्लस का। समझ में आया? और देखो इसके अलावा हमने ये क्रिया करवा ली, बाईं तरफ तो क्या लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है बच्चों अभिकारकों को, और दाईं ओर उत्पादों को। ये इस तरफ वाला हिस्सा होता है बायां, इस तरफ वाला दायां, तो इस तरफ लिखा जाता है बाईं ओर अभिकारकों को और इस तरफ लिखा जाता है उत्पादों को। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, तीर का निशान जिस तरफ होता है उस तरफ उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। आपने क्रिया कराई, नया पदार्थ बना, जो नया पदार्थ की दिशा होगी वो ही दिशा तीर की होगी। यानी हम ये कह सकते हैं तीर की दिशा में, तीर की दिशा ये बताती है कि जो नया पदार्थ है वो यहाँ बना है। ठीक है, ये नए पदार्थ को बताता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बच्चों हम है ना, मान लो कोई भी पदार्थ बना रहे हैं, कोई भी अभिकारक से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो अणुसूत्र होते हैं उनको संतुलित करना, उनकी निश्चित संख्या करना वो भी बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे उदाहरण से समझो, मैंने Mg लिया, ठीक है, ये है O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को तो मैंने पहले लिखा था, गैस को हमेशा इस तरह से लिखते हैं O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ठीक है। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसे संतुलित करना पड़ेगा, और संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे इसके दो अणु है तो इसके भी दो अणु होने चाहिए। अब मैं सीधे यहाँ दो अणु लगाऊं तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Mg के भी, यानी मैग्नीशियम के भी दो ही अणु लेने पड़ेंगे। तो अब मैंने क्या किया, इसके दो अणु ले लिए, तो अब प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो कैसे बना? जब मैंने Mg यानी मैग्नीशियम के भी दो अणु लिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको अणुओं की संख्या को संतुलित करना पड़ता है। जितनी संख्या यहाँ होगी उतनी ही संख्या यहाँ होगी। हमें अणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए उसे घटा और बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? आपने देखा मेरे पास Mg के अणु कम थे तो मैंने क्या करा? संख्या बढ़ा दी तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन अणुओं की संख्या को घटा और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन संतुलित करना जरूरी है। ऐसा नहीं है यहाँ अणु अलग है यहाँ अणु अलग है, नहीं, दोनों की संख्या दोनों समान होनी चाहिए। आगे पीछे लगाकर घटा के बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? उसे संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो उसे S से, कोई पदार्थ गैस अवस्था में तो उसे G से, और कोई पदार्थ द्रव अवस्था में तो उसे L से लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे C है, कार्बन सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन तो गैस अवस्था में होता ही है। अब ये कार्बन ठोस अवस्था में तो हमने कैसे लिख लिया? S से। ऑक्सीजन द्रव अवस्था में होता है L से। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो कौन सी अवस्था में होती है? सॉरी, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है ना, G से। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो कैसी होगी? गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे किससे दर्शाएंगे? G से। तो हम पदार्थ, यदि आपका जो भी आपने तत्व लिया है, अणु लिया है, यदि वो ठोस है तो S लगा देते हैं, यदि वो गैस है तो G लगा देते हैं, और यदि वो कोई लिक्विड द्रव है तो हम L लगा देते हैं। इस तरह से उनको लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों, यदि आप पदार्थ में कुछ पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हो, अब उत्प्रेरक क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि हम किसी पदार्थ, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की जो स्पीड होती है उसको चेंज कर दें, या तो बढ़ा दें या फिर कम कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक को हम किसके ऊपर लिखते हैं बच्चों? तीर के ऊपर। उत्प्रेरक के बारे में तुम इसी चैप्टर में आगे और पढ़ोगे, अभी मैं वैसे ही बता देती हूँ। उत्प्रेरक को कहाँ लिखते हैं? तीर के ऊपर। इसके अलावा हम तीर के ऊपर बच्चों, ये तीर का निशान होता है, उसके ऊपर हम और भी कई चीजें लिखते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई अभिक्रिया करवाई, उसमें आपको टेम्परेचर चाहिए। जैसे मैंने उस दिन वो चैप्टर में पढ़ाया था, जिप्सम की अभिक्रिया में हमें 393 केल्विन ताप की जरूरत पड़ती है।
तो जब हम ताप देते हैं तो हम उसे बार बार तो लिखेंगे नहीं इस तरह से पॉइंटों में, तो हम क्या कर देते हैं उस अभिक्रिया में ऊपर लिख देते हैं, तीर के ऊपर। तो तीर के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिखते हैं। तीर के ऊपर यदि आपने कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया करवाने के लिए कोई उत्प्रेरक काम में लिया है वो भी लिखते हैं। आपने गर्म किया है तो हम ये निशान काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तीर के ऊपर हम इस तरह से अभिक्रिया में होने वाले जो कई सारी प्रक्रिया होती है उसे काम में लेते हैं, ताप दाब इनको काम में लेते हैं। ये तो बच्चों आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया के चरण। यदि मान लो कोई अभिक्रिया ऐसी है कि भौतिक अभिक्रिया है, आपने पदार्थ से नया पदार्थ बनाया, नया पदार्थ तो क्या उस पदार्थ में थोड़ा सा चेंज करके वापस वो पदार्थ प्राप्त कर लिया, जैसे अपन ने पानी को ठंडा कर दिया था, बर्फ गर्म कर दिया वाष्प, फिर वापस नॉर्मल कर लिया पानी। तो ये अभिक्रिया जिससे पदार्थ के बाहरी गुणों में अंतर हो, एक बार बना लिया दोबारा प्राप्त हो गया, दोबारा बना के वापस उसी अवस्था में लिया है, तो ऐसी अभिक्रिया दर्शाने के लिए हम इस तीर का उपयोग करते हैं। जो अस्थायी हो, जो भौतिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं होती हैं, जो भौतिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम इस तीर से दर्शाते हैं, यानी वो दोनों दिशाओं में चलती हैं। पदार्थ से आपने दूसरा पदार्थ यानी पदार्थ में चेंज हो गया और उससे वापस पहले जैसा पदार्थ बन गया, तो इस अभिक्रिया के लिए ये तीर काम में लेते हैं। और यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो एक बार पूर्ण होने के बाद नया पदार्थ बना देती है, जैसे दूध से दही का बनना, जिससे नया पदार्थ बन जाए और नए पदार्थ से वापस पुराना पदार्थ ना बने, तो उसमें हम ये वाले तीर का उपयोग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसकी विशेषता भी होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसकी कुछ विशेषताएं होती है, यानी कुछ अच्छाई कुछ गुण। रासायनिक अभिक्रिया से हमें ये पता चल जाता है कि पदार्थ ठोस द्रव गैस में से क्या है, आराम से देख लेते हो। आप ये भी पता कर लेते हो कि पदार्थ भौतिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा आप पदार्थ में जो ताप दाब है वो रासायनिक समीकरण के ऊपर लिखकर देख लेते हो कि हाँ भाई रासायनिक ताप में चेंज हुआ है, दाब में चेंज हुआ है, वो रासायनिक पदार्थ ऊपर लिख लेते हैं, पता चल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से हमें पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चल जाता है, तीर के द्वारा ये पता चल जाता है ये परिवर्तन कौन सा है, भौतिक है रासायनिक है, आपने उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें ये भी पता चल जाता है कि जो बनने वाला पदार्थ है वो कौन सी ठोस द्रव गैस कौन सी अवस्था में है, ठीक है। ये सब चीजों का हम रासायनिक अभिक्रिया में पता चल जाता है आसानी से। ताप दाब का प्रयोग कर रहे हो उसका भी पता चल जाता है, ठीक है। बच्चों एक चीज और, हम जब भी ना रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं ना, अभिकारक से नया पदार्थ बनाते हैं ना, तो नया पदार्थ बनाते वक्त हम सबसे पहले तो पदार्थ बनाते हैं और बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैसें होती है उनको बाद में लिखते हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए HCl NaOH की क्रिया करवाई हमने, तो यहां से तो Na यहां से Cl निकला, तो हम पहले क्या बनाएंगे, पहले हम हमारा पदार्थ बनाएंगे। इससे क्या होता है अभिक्रिया को लिखना आसान हो जाता है। पहले हम पदार्थ बनाएंगे, इसके बाद हम जल गैस जो भी है, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस जल जो भी पदार्थ बनता है बचता है लास्ट में, उसे हम बाद में लिखते हैं, पहले हम हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। बच्चों विशेषता तुमने देख ली रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या पता चलता है कि पदार्थ भौतिक है, रासायनिक अभिक्रिया भौतिक है रासायनिक है, क्या ताप दाब काम में लिया जा रहा है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है, वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय, इन सबका पता चलता है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की कुछ सीमाएं होती हैं, सीमाएं यानी आप ये भी कह सकते हो कमियां। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम पदार्थ की सांद्रता का नहीं पता चलता, पदार्थ की जो सांद्रता होती है उसके बारे में हम पता नहीं कर सकते, और हमें इससे ये भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई। अभिक्रिया का पूर्ण होना या नहीं होने के बारे में नहीं पता चलता कि अभिक्रिया से जो उत्पाद बना है वो पूरा बना है या नहीं बना, कुछ कमी तो नहीं रही, ठीक है। बच्चों आज की क्लास में हमने पदार्थ में होने वाले परिवर्तन और अभिक्रिया के बारे में जाना। हम नेक्स्ट क्लास में अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।